नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित हो चुकी है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको पीजी लेवल और यूजी लेवल और ट्वेल्थ लेवल की अलग अलग तरह से तैयारी करनी है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो पीजी लेवल का जो बैच है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी और जो इकोलॉजी के जो कंसेप्ट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी लेवल की जो आएंगे, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और उनमें अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, जो पहले जो आरपीएससी का जो शेड्यूल था उसमें ये फिक्स था कि 10 क्वेश्चन आएंगे, और अभी जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और अब ये तय हो गया है कि क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से कितने आएंगे ये तय नहीं है। ऐसे में पीजी लेवल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ज़्यादातर बच्चे उसको लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में द बायोब्लॉगिस्ट ऐप पर हमने एक अलग से पीजी लेवल का बैच शुरू किया है जो कि बहुत नॉमिनल और हेल्पिंग प्राइस में रखा गया है। तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है या फिर जो लिंक है वो नीचे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की सीरीज़ में जो दूसरा लेक्चर है उसमें आपका स्वागत है। हाँ, तो लास्ट क्लास में अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को इंट्रोडक्शन के बाद छोड़ा था, और अब आगे अपन बढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि हाँ, तो अपन ने बात की थी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो दो तरह के जो जेल मटेरियल है, एक है अगारोज और दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड। ठीक है। और पॉलीएक्रिलामाइड के अंदर दो तरह की जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम शॉर्ट में पेज कहते हैं। और पेज दो तरह से हो सकता है। अगर हम सैंपल यानी जिसको हम पृथक करने जा रहे हैं, जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं, उसको हम जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ दें, उसकी संरचना में कोई डीनेचुरेशन ना करें, उसको बिगाड़े नहीं, जैसे कि प्रोटीन। तो अगर उसे हम कहते हैं नेटिव पेज। नेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में, मूल जो फोल्डिंग है उसमें बना रहता है, क्योंकि उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसका डीनेचुरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम उसे डीनेचर करके अगर सेपरेट करें तो उसके लिए हमें एक डिटर्जेंट डालना पड़ता है जिसका नाम है एसडीएस। इस वजह से उसे अपन बोलते हैं एसडीएस पेज। अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ एक और कॉमन बात अभी अपन करते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा कि जो जेल है, और ये जो जेल है ये दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है अगारोज और दूसरा है एक्रिलमाइड, जो कि बहुत सारी पॉली एक्रिलामाइड, पॉली का मतलब बहुत सारी, तो जो एक्रिलामाइड है उससे बना हुआ पॉली एक्रिलामाइड। तो इसको तो अपन बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसको अपन बोलते हैं पेज। राइट। और जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, डीएनए आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड हो गए एक तरह से, और प्रोटीन्स, ये दो ही हैं। लिपिड को वैसे खारिज कर दिया था और कार्बोहाइड्रेट वैसे खारिज की थी। अब ये जो दो अणु हैं, इनके सेपरेशन के लिए ये दो तरह के आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही तरह के जेल मटेरियल से सेपरेट की जा सकती है, लेकिन सामान्यतया, सिम कॉमनली, ठीक है, सामान्यतया मैं लिख देता हूं सामान्यतः, ठीक है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उससे हम डीएनए आरएनए सेपरेट करते हैं। ठीक है। और P4 प्रोटीन, ठीक है, तो और पॉलीक्रिलामाइड का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोटीन के सेपरेशन में। अगेन सामान्यतया। अब सामान्यतः क्यों लिखा है? मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलीक्रिलामाइड वाले से अपन डीएनए आरएनए को सेपरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करते भी हैं कुछ खास वजह में। लेकिन जनरल रूल क्या है कि प्रोटीन्स हैं। अब उसका कारण क्या है वो एक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में संभवतः आगे अपन बात करेंगे। लेकिन सिंपल अगर आपको डीएनए आरएनए को सेपरेट करना हो, आपको पॉलीक्रिलामाइड लाने की जरूरत नहीं, अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से काम हो जाएगा। क्लियर है? और जो प्रोटीन है, जो पेज है वो दो तरह का होता है, इसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अपन आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, कॉमन कॉमन बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीधी सी बात है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात, एक सिंपल तकनीक है, इजी है, फास्ट है यानी तीव्र है, एंड सेंसिटिव है।
सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, संवेदी, ठीक है। और तो और ये एक एनालिटिकल स्किल है जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिटिकल टेक्निक है ये। संवेदी का क्या मतलब है, यहां पे संवेदी को समझिए। संवेदी का मतलब कोई भी तकनीक अगर ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर अगर हम कम अमाउंट का सैंपल होगा तो उसको भी वो जांच के बता देगी। जैसे अपन एक सिंपल सी चीज लेते हैं, दो लेते हैं। मैं ये कहूं कि मेरे पास ब्लड शुगर नापने की दो मशीनें हैं, ठीक है। एक जो मशीन है वो मेरे ब्लड के अंदर अगर 50 माइक्रोग्राम भी, मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं, 50 माइक्रोग्राम अगर शुगर होगी तो मशीन नंबर एक जो है मिनिमम 50 को डिटेक्ट कर सकती है, जबकि मशीन नंबर टू जो है अगर 5 ग्राम भी शुगर हुई तो उसको भी डिटेक्ट कर सकती है। यानी दूसरी जो मशीन है वो कम सैंपल साइज के अंदर यानी कम मात्रा को भी डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ज्यादा संवेदी, कोई भी तकनीक ज्यादा संवेदी तब होती है जब वो कम सैंपल को कम कंसंट्रेशन में उपलब्ध होने पर भी बहुत बेहतरीन तरह से हमें बता सके, ठीक है। क्लियर है बात। तो संवेदी का मतलब तो एक सिंपल, फास्ट, सेंसिटिव एंड एनालिटिकल टेक्निक है ये। क्या काम आती है, बताया था, हम बार बार बात करें, फॉर सेपरेशन, पृथक्करण के लिए काम करती है। ऑफ क्या, किसका, चार्ज्ड मॉलिक्यूल का, चार्ज्ड, चार्ज्ड मॉलिक्यूल कौन कौन है, बार बार चिल्ला रहे हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बस इससे संबंधित। अब यूं मत कहना कि सर पेप्टाइड है क्या, आ गया ना भाई, प्रोटीन है, पेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड सब आ गए, पहले पहले वाले में हो चुके। ऐसा क्यों, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब खास करके ये दोनों जो, ठीक है, मोस्ट ऑफ, हिंदी में लिखता हूं वरना क्यों गाली निकालेंगे मुझे कि वीडियो भी बनाए तो अंग्रेजी में बना दिए। कुछ हैं महानुभाव जिनको इंग्लिश चाहिए ही नहीं। ज्यादातर अणु जो है वो जिस पीएच पे रहता है, अब देखिए पीएच को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी अणु का चार्ज, बिकॉज अणु हमारी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है और बायोकेमिस्ट्री हमारे सेल के अंदर और हमारी बॉडी में कोई अणु क्या करेगा, वो प्राइमा फेसी पीएच से तो प्रभावित होगा ही होगा। बिकॉज पीएच क्या है, पीएच एच आयन का एक्सचेंज है। अगर पीएच ज्यादा है इसका मतलब एच आयंस की कमी है, और पीएच अगर कम है इसका मतलब एच आयंस की अधिकता है। अब इसकी केमिस्ट्री के पीछे हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पीएच पर निर्भर करते हैं, तो पीएच एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और चार्ज और पीएच का तो बहुत लंबा चौड़ा लेन देन है। और खासकर में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे अणुओं में तो सारा खेल ही पीएच के जरिए होता है। तो ज्यादातर अणु जो है, ठीक है, किसी भी पीएच के मान पर, ठीक है ना, किसी भी पीएच पर आवेशित होते हैं, कुछ ना कुछ आवेशित होते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी पीएच मतलब कौन सी, अब इसमें एक चीज छोड़ता हूं, एक पीएच ऐसी होती है, ध्यान दिए आगे अपन पढ़ेंगे, एक पीएच ऐसी होती है वो पीएच का मान जिस पर कोई अणु पर उपस्थित धनात्मक आवेश उसके ऋणात्मक आवेश के बराबर हो जाए, तो उस पीएच को अपन बोलते हैं। देखो सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक जो बैलेंस है, कोई ये जो अणु है, अभी तक तो क्या है, अगर ऋणात्मक की तरफ पलड़ा झुक रहा है तो ये ऋणात्मक है। अगर प्रोटीन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर उसमें धनात्मक अमीनो एसिड ज्यादा हो गए तो वो धनात्मक की तरफ झुका लेंगे। लेकिन अगर एक पीएच ऐसी हो जिसमें जितने प्लस है उतने ही माइनस है, तो उसको, उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आप देखो फिर रटने की जरूरत नहीं, आइसो माने समान, इलेक्ट्रिक माने आवेश, यानी ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी अणु में जितना धनात्मक आवेश हो उतना ही ऋणात्मक आवेश होते, वो एक पॉइंट होगा, वो एक पीएच होगी, ठीक है, उसको छोड़कर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, ज्यादातर अणु किसी भी पीएच पर कुछ ना कुछ आवेशित होते हैं। कुछ ना कुछ आवेशित का मतलब नेट चार्ज जो है उनका, ठीक है, इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं होता, ठीक है। और कौन सी पीएच को छोड़ करके, एक्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। रटने का नहीं, अगेन मैं कह रहा हूं,
तो ज्यादातर अणु किसी भी पीएच पर कुछ ना कुछ आवेशित होते हैं, और जब वो कुछ ना कुछ आवेशित होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनको मूवमेंट होगी और वो सेपरेट हो पाएंगे, उनका पृथक्करण संभव है। ठीक है, अब जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जब E यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, तो क्या होगा, हमें यह समझना है। ठीक है, तो F कौन सा, बल के कारण जो बल लगेगा, सीधी सी बात है, अणु माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, और करेगा तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। पिछली बार अपन ने पढ़ा था पिछले, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी यानी उसकी इलेक्ट्रोफोबिलिटी मोबिलिटी, तो हमने म्यू से डिनोट किया था उसे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफेरेटिक मोबिलिटी है ये किस किस पे निर्भर करती है, म्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, उसका जो भी चार्ज है, तो पहली चीज तो उसके चार्ज पे निर्भर करेगी। सीधी सी बात, अगर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उसकी फोर्स ज्यादा फील करेगा, तो पहला चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसी चीजों पे आते हैं, ध्यान रखें भाई, ये फलाना किस पे निर्भर करता है, ये डिम का किस पे निर्भर करता है। दूसरा किस पे निर्भर करेगा, आकार, साइज पे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तीसरा इस पे किस पे निर्भर करेगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब शेप से क्या मतलब, जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन रेखित अणु होते हैं, डीएनए भी रेखित अणु है। ठीक है, तो एक तो प्रोटीन है। अब जैसे मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं कि शेप की बात समझे, तो एक उदाहरण लेता हूं, इधर ले लेता हूं कि 200 किलो डाल्टन के 3 प्रोटीन है। ध्यान से समझें, ये काम आएगी बात आगे। 3 प्रोटीन है, प्रोटीन ए बी सी, तीनों ही क्या है, 200 किलो डाल्टन। देखिए, एक एक तो ये है, एक ये है, ये है, तीनों ही 200 किलो डाल्टन के हैं। 200 किलो डाल्टन का यानी इनका साइज तो बराबर हो गया, से चार्ज भी बराबर है मान लो, लेकिन शेप क्या है, अलग अलग है। ये इस शेप का, इस शेप का, इस शेप का, लेकिन इनका सेपरेशन देखो, जो जितना खुला होगा उतना हार्ड होगा मूव होने में जब जेल के अंदर से जाएगा। बिकॉज जेल में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे। जेल के अंदर जिससे जेल बना है, जैसे यहाँ पे अगारोज के जो अणु है, अगारोज के जो अणु है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग करते हैं, और जिस तरह से आपने कुशन देखा है, पिल्लो जो होता है, ठीक है, जो जाली बनती है वो जाली बन जाती है, और जाली को हम यहाँ पर चूंकि अणुओं से मिलकर के बनी है, और इस जाली को जो कि जेल के अंदर बनती है, चाहे दोनों ही तरह के जेल हो, उसको अपन बोलते हैं आणविक छलनी या फिर मॉलिक्यूलर सीव। और इस सीव के अंदर से होते हुए ये जाते हैं, इस सीव के अंदर से ये अणु जाएंगे। तो अगर बड़ा होगा तो उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, यानी जो छोटा अणु होगा वो जल्दी निकल जाएगा, और जो बड़ा होगा वो थोड़ा लेट होगा, और बड़ा होगा वो नीचे। तो यानी जो सेपरेशन है, हम क्या करें कि ठीक है, हमने ये तीनों प्रोटीन छोड़े, इनके ऊपर चार्ज बराबर है साहब, साइज बराबर, लेकिन चूंकि शेप अलग अलग है तो इनकी मूवमेंट अलग अलग होगी। ये सबसे बेटर मूव करेगा, इससे कम, और ये सबसे हल्का मूव करेगा। बिकॉज इलेक्ट्रोफेरेटिक मोबिलिटी उसके शेप पर निर्भर कर रही है। ये यहाँ पर सबसे जानना ज्यादा जरूरी है। तो इस वाले केस में क्या है, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों हो रहा है, चार्ज, यार ये चेंज लिखा जा रहा है, चार्ज एंड साइज ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, वेरिएबल क्या है, शेप। क्लियर है, तो प्रोटीन के केस में ऐसा होगा मोस्टली, इस वजह से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इस पर निर्भर करेगी। क्लियर है, आणविक छलनी की तरह काम करेगा, मैंने बता दिया आपको। अब अपन बात करते हैं कुछ अगारोज की, कि अगारोज क्या है। चलिए अगारोज की कहानी लिखते हैं। अगारोज, अब मैंने कहा कि अगारोज है क्या, एक कॉलॉइड है, प्राकृतिक कॉलॉइड है। अगार अगार भी ब्राउन एल्गी से मिलता है, अगारोज भी उससे मिलता है। ठीक है, तो अगारोज क्या है, देखिए, नेचुरल कॉलॉइड है, नेचुरल कॉलॉइड है। किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। ठीक है, जिसे हम सी वीड भी बोलते हैं, समुद्री खरपतवार भी बोलते हैं, से प्राप्त होता है। क्लियर है, तीसरा पॉइंट।
ये एक लीनियर पॉलीमर, लीनियर यानी रेखित पॉलीसेकेराइड। आप पॉलीसेकेराइड के आपको बायोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। पॉली मानी बहुत सारे, सेकेराइड, सेकेराइड यानी सैकेरोस, सैकेरोस यानी मीठा, सैकेरिन बहुत मीठी होती है ना, तो सैकेरोस मीन्स मीठा, तो मीठा मानी शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड। तो लीनियर, अब देखिए लीनियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर लीनियर नहीं होगा तो आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। तो बहुत सारे अगर लीनियर लीनियर ऐसे होंगे तभी जाके क्या होगा, मॉलिक्यूलर सीव बनेगी। ठीक है, तो लीनियर पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखें। और वो किसका बना है, मोनोमर क्या है, मोनोमर का नाम है अगारोबायोज, एगरोबायोज। अब नाम से नहीं स्पष्ट लग रहा है क्या कुछ क्या, मुझे तो बस इस चीज की बू आ रही है कि इसमें कुछ दो होगा। क्यों, बिकॉज अगर और बाई, बाई माने दो, एगरोबायोज। तो वास्तव में ये क्या है, एगरोबायोज कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक डाइसेकेराइड है, ये इसका मोनोमर है, ध्यान रखना। एगरोज का मोनोमर एक डाइसेकेराइड है एक तरह से, तो काइंड ऑफ क्या हो गया, टू शुगर्स, टू शुगर। क्यों टू शुगर, मतलब कहां से पता चला मुझे, ये देखो बायोस, बाई माने दो, टू शुगर कौन कौन सी है साहब, कुछ नहीं, गैलेक्टोज ही है, गैलेक्टोज प्लस, अब गैलेक्टोज के साथ साथ एक और प्लस है, वो है कि इसके तीसरे और छठे कार्बन पर एनहाइड्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो उसका नाम हो गया 36 एन हाइड्रो गैलेक्टोज। ये लो जी, 36 एन हाइड्रोगैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस 36 एन हाइड्रोगैलेक्टोज, इसका बना हुआ एगरोबायोजर, अगरोबायोज 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 लीनियर तरह से जुड़े हुए हैं, इससे बना है अगरोस। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए, क्लियर है। तो अगारोबायोज का रेखिक बहुलक हो गया ये, क्लियर है। ये हो गया अगरोबायोज के बारे में ऑल्टरनेटिव। हम्म, अब मैंने कहा था कि एक मॉलिक्यूलर सीव नाम की मैंने बात की थी, मॉलिक्यूलर सीव, उसके बारे में थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको समझ में आए। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं आणविक छलनी। अब ये क्या है आणविक छलनी, देखिए अगर जैसे अपन अग्रोवाइज गए थे, ये लीनियर है, ठीक है, तो कोई भी चीज जितनी लीनियर है वो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में होगी और आपस में जब ऊपर एक दूसरे के पड़ेगी तो क्या होगा, एक क्रॉस लिंकिंग होगी। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगी। और क्रॉस लिंकिंग होने से ये जो पोर साइज बन रहा है, जैसे एक तो ये मान लो जेल है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये, तो ये है जेल 1, ये है जेल 2 और ये है जेल 3। अब इसे हम समझो, तब इसमें सीधी सीधी बात है, ये जो पोर साइज है, अगर हम पोर साइज की बात करें तो जेल 2 सबसे कम है, फिर जेल 1 और फिर सबसे ज्यादा है जेल 3 के। और जब पोर साइज बड़ा होगा तो सीधी सीधी बात है कि जब गेट बड़े बड़े होंगे तो मोटा आदमी भी निकल जाएगा। लेकिन अगर गेट छोटे हों, जैसे अपन कहीं राजस्थान में अपने यहाँ देखते हैं पुरानी हवेली में छोटी सी मोरी टाइप है, बस उसमें जाए तो अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे अगर तेजी से जाना है तो तेजी से भाग के अगर कोई एंट्री करना चाहेगा तो कौन करेगा, जितना छोटा हो उतना तेजी से निकल जाएगा, राइट। तो जितना छोटा अणु होगा वो बड़ी सीव साइज से तो सारे ही निकल जाएंगे। अगर जेल 3 में अगर हम इस तरह के अणु डालें कोई, जैसे मान लो मेरे पास 3 अणु हैं यहाँ पे, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो ये जो तीनों ही अणु हैं ये जेल 3 में से पास हो जाएंगे 60 से नीचे। लेकिन जेल 2 में से ये वाला जो अणु है ये बेटर परफॉर्म करेगा 2 में, ये सीधे सबसे पहले नीचे जाके ये पड़ेगा 1 नंबर का। फिर इसको मैं 1 2 3 कह दूं, या फिर मैं इसको ए बी सी कह दूं,
ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें हो सकता है 1 के ए और बी चले जाएं, लेकिन इसमें तो ए बी सी तीनों चले जाएंगे। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो मॉलिक्यूलर सीम, अच्छा ये किस पर निर्भर कर रहा है भाई? सीधे सीधे ये जो लाइनें से मैंने खींची, ये क्या है? मोनोमर्स है। तो जितनी ज़्यादा मोनोमर्स की कंसंट्रेशन होगी जिससे वो छलनी बनी है, मोनोमर की जो कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पोर साइज क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, तो मोनोमर की कंसंट्रेशन बढ़ने से पोर साइज कम हो जाएगा। ठीक है, और जब पोर साइज कम हो जाएगा यानी साइज कम होगा। क्लियर है? अब अगरोज की बात क्यों करें? तो अगरोज की बात क्यों कर रहे हैं? अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डीएनए आरएनए में क्यों? देखिए डीएनए आरएनए की खास बात क्या है? डीएनए बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा, एक रेख की तरह बहुत लंबा, लेकिन प्रोटीन जनरली इतने लंबे एक साथ नहीं होते। तो कंपैरेटिवली प्रोटीन जो है वो लंबाई में, लेंथ में डीएनए से छोटे हो सकते हैं। तो जो अगरोज है, अगरोज की जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात अगर हम करें तो उसमें अगरोज के जो अणु है, रेखित जो अणु है, ठीक है, वो रेखित है। पहली बात तो कंप्लीटली रेखित है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं। अगर मान लो उसके अंदर ही क्रॉस, तो रेखित होने के कारण क्या रहता है? पोर साइज ज्यादा रहता है, और पोर साइज ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? बड़े अणुओं के पृथक्करण के काम आ सकता है। मान लो बहुत छोटी हो, जैसे अपन छोटा और एग्जाम्पल, क्या चाय की छलनी से आप मकान बन रहा हो बजरी छान सकते हैं? छनेगी नहीं, छनेगी नहीं, बिकॉज उस बजरी का सबसे छोटा जो कण है, महीन कण जो है सबसे महीनतम, वो भी उस छलनी से बड़ा है। ठीक है, तो रेखित होने के कारण पोर साइज बड़ा है, और इसलिए बड़े अणुओं के पृथक्करण में उपयोगी है। बड़े अणुओं के पृथक्करण में उपयोगी है। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब इसका इस्तेमाल कितना होता है? 1%, लेस देन 1% से, लेस देन 1% से 3% सॉल्यूशन ऑफ अगारोस का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, सामान्यतया उपयोगी। अभी 1% का मतलब क्या है? यहां सुने, 1% का मतलब हो गया कि 1 ग्राम अगारोज हो गया 100 ml पानी में, अगर घोलें। एक हो गया 2%, तो 2 ग्राम घुलेगा 100 ml पानी में, 2% है ना। और ये हो गया 3%, जिसमें 3 ग्राम घुलेगा। तो जिसमें 3 ग्राम घुल रहा है उसमें नंबर ऑफ अगारोज मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ, तो ये कौन सी वाली है? तो इसको अपन अगर समझाना चाहें तो ये तो हो गई 3% वाली एक तरह से, ये हो गई 2% वाली, और ये हो गई 1% वाली। ठीक है, क्लियर है? तो ये सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जनरली यूज फॉर मैक्रोमोलिक्यूल, जनरली यूज्ड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल, बृहत जो अणु है उनके सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेशन। क्लियर है? बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य यही कि एकदम सरल से सरल शब्द हो। ठीक है, अगला जो लेक्चर है उसमें अपन पॉलीएक्रिलामाइड की बात करेंगे, पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में क्या हो। तो ये अभी आज का जो लेक्चर था उसमें हमने अगरोज की बात की, और अगरोज का सामान्यतः इस्तेमाल हम करते हैं डीएनए आरएनए सेपरेशन। न्यूक्लिक एसिड का जब भी जेल वेल रन होता है, आपको अपन देखेंगे, तो उसके लिए अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल होता है, बिकॉज डीएनए कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, 200 किलो डाल्टन से ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।